नेक्स्ट पॉइंट है इंक्यूबेशन पीरियड। वैक्सीन डेवलपमेंट में इंक्यूबेशन पीरियड एक मेजर रोल प्ले करता है। वैक्सीन्स को डिज़ाइन करते हुए ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी भी माइक्रोब का, किसी भी पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसके डिजीज़ का उस करने का पैटर्न क्या है, कितना टाइम लेता है इन्फेक्शन के सिम्टम्स के अपीयर होने में। इन सब की बेसिस पर वैक्सीन्स को डिज़ाइन किया जाता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड एक्चुअली वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें कोई भी पैथोजन किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर होता है। उसकी एंट्री के टाइम से लेकर डिजीज़ के जो सिम्टम्स अपेयर होने तक का टाइम है वो होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। इजी वर्डिंग में इसको ऐसे समझ लें कि जैसे आज किसी पर्सन के अंदर कोई भी पैथोजन है वो एंटर हुआ है, आज से लेकर 4-5 दिन के बाद उस पर्सन के अंदर जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, डिजीज़ के, इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, वो जो टाइम ड्यूरेशन है आज से लेकर 4-5 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। पैथोजन की एंट्री से लेकर उसके डिजीज़ के सिम्टम्स अपीयर होने तक का जो टाइम होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब इस इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड इज़ द ड्यूरेशन टेकन बाय द पैथोजन टू मल्टीप्लाई टू रीच द थ्रेशोल्ड बियॉन्ड विच क्लिनिकल सिम्टम्स स्टार्ट अपीयरिंग। इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर पैथोजन है जो है वो क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, वो डिवाइड करता है, अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है, अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है और फिर क्या करता है कि इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। और फिर उसके साथ साथ उसी टाइम पीरियड के अंदर, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर, एक तो वो डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और फिर कुछ टाइम के बाद, 3 से 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद क्या होंगे, उसके जो इन्फेक्शन है, उसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो बॉडी पर अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब किस में आता है? ये इंक्यूबेशन पीरियड में आता है। इंक्यूबेशन पीरियड डिफर्स फॉर ईच पैथोजन। हर पैथोजन का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि हर पैथोजन का एक ही तरह का इंक्यूबेशन पीरियड, ऐसा नहीं होता। हर पैथोजन का, हर माइक्रोब का, हर डिजीज काउजिंग एजेंट का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर लें जो फ्लू काउज करता है, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 1 डे होता है, 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। आज उसकी एंट्री हुई है, 1 या 2 दिन बाद क्या होंगे, सिम्टम्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर मीज़ल वायरस की बात करें तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 12 दिन का होता है। हेपेटाइटिस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो ज़रा लॉन्ग होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स होते हैं उसके क्लिनिकल सिम्टम्स को अपेयर होने के। तो इस तरह जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो वैक्सीन डेवलपमेंट में एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस इंडिविजुअल का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। अब ये चेक करना क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली जब भी पैथोजन बॉडी में आता है उसके अगेंस्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसको डेवलप होने में तकरीबन 7 से 10 दिन, 7 से 12 दिन का टाइम लगता है। ये जो इतना टाइम लगता है प्राइमरी इम्यून को रिस्पॉन्स को जनरेट होने में, ये वैक्सीन्स के थ्रू हो जाता है। आई मीन टू से कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस में, वैक्सीनेशन के थ्रू बॉडी में पहले से प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा दिया जाता है, ताकि जब लाइव पैथोजन, रियल पैथोजन बॉडी में एंटर हो तो उसके अगेंस्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट होने में जो इतना टाइम लगता है वो टाइम ना लगे, डायरेक्टली क्या हो, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए। क्यों? क्योंकि पहले से ऑलरेडी मेमोरी जो होते हैं, मेमोरी सेल्फ प्रोड्यूस होते हैं, मेमोरी प्रेजेंट होती है, तो इसलिए डायरेक्टली क्या होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। वैक्सीनेशन के रिजल्ट में मेमोरी सेल्स की प्रोडक्शन डिपेंड करती है उस पैथोजन के इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। वैक्सीनेशन के रिजल्ट में मेमोरी सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है वो डिपेंड करती है उस पैथोजन के इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर। सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सभी इंडिविजुअल, सभी जो पैथोजन होते हैं इनका इंक्यूबेशन पीरियड सेम नहीं होता। कुछ पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो कम होता है, उनके लिए टर्म यूज होती है शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पैथोजन। और कुछ ऐसे पैथोजन्स होते हैं जिनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पैथोजन। अब इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों के जो वैक्सीन्स डेवलप होती हैं, इन दोनों में अलग अलग तरह की वैक्सीन्स डेवलप होती हैं। शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड वाले पैथोजन के अगेंस्ट
और तरह से वैक्सीन डेवलप होंगी। जो लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड वाले पैथोजन है उसका प्रोसेस अलग होता है। अब जिनका इंक्यूबेशन पीरियड कम होता है वहाँ तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं होता। क्यों? जैसे कि शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड वाले जो पैथोजन है इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 या 2 दिन का होता है, 1 या 2 दिन का। जबकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट होने में तकरीबन 7 से कम 10 दिन का टाइम लगता है। जबकि पैथोजन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इन्फ्लुएंजा की बात ले लें, उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 दिन का होता है। जब वैक्सीन्स को दिया जाएगा, वैक्सीनेशन करवाई जाएगी, तब क्या होगा, वैक्सीन का काम होता है मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस करना। मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस करना, मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स को इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट होने में तकरीबन 3 दिन का टाइम लगता है। जबकि इंक्यूबेशन पीरियड ही इनका, ये जो वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरसेस का इंक्यूबेशन पीरियड ही 2 दिन है, 1 दिन है, 2 दिन है। मेमोरी सेल्स को इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट होने में 3 दिन का टाइम लगेगा। तो क्या होगा, फिर तो वैक्सीनेशन को कोई पर्पज़ ही नहीं है, कोई वो उसका सोल्यूशन नहीं है, वो तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि इफेक्टर सेल, मेमोरी सेल जो है वो इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट होंगे 3 दिन बाद। यहाँ पर जो डिजीज़ काउज हो रही है वो 1 या 2 दिन के अंदर ही हो रही है। तो इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में ऐसी वैक्सीनेशन प्रोड्यूस की जाती है, ऐसी वैक्सीनेशन दी जाती है जिसका पर्पस ये होता है कि बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स भले प्रोड्यूस हो ना हो, मेमोरी सेल्स की प्रोडक्शन हो ना हो, लेकिन ऐसे जो पैथोजन है इनके अगेंस्ट बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए। वो उसकी जो प्रोटेक्शन है जो प्रोवाइड की जाती है वो मेमोरी सेल्स के थ्रू नहीं प्रोवाइड की जाती, बल्कि क्या किया जाता है, इनके अंदर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो हाई अमाउंट कर दी जाती है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का क्या पर्पज़ होता है, यानी कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर लेंगी। न्यूट्रलाइज का करने का मतलब ये है कि पैथोजन है उसको हर तरफ से सराउंड कर लेंगी एंटीबॉडीज़। ये ज़्यादातर वायरसेस के केस में होता है कि वायरसेस को हर तरफ से सराउंड कर लिया जाता है। अब वायरसेस को सराउंड कर लिया जाएगा, वायरस जो हैं वो अंदर किसी सेल्स के अंदर जा ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि वायरस जो होते हैं वो तो डेड पार्टिकल्स होते हैं। वो डेड पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अपने पास मशीनरी तो कोई होती नहीं है। वो जब सेल के अंदर जाते हैं तो सेल्स की जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है, राइबोसोम्स होते हैं, उसको हाईजैक करते हैं और फिर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और अपने मुताबिक जो होते हैं वो अपनी प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एंटीबॉडीज़ क्या कर लेती हैं, वायरसेस को हर तरफ से न्यूट्रलाइज कर लेती हैं, चारों तरफ से घेर लेती है, सराउंड कर लेती है, ताकि जो वायरस है वो सेल के अंदर ना जा सके, वो जो सेल की मशीनरी है उसको हाईजैक ना कर सके, उसके ऊपर कंट्रोल ना कर सके। तो इस तरह से क्या किया जाता है, वो पैथोजन जिनका इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है वहाँ पर मेमोरी सेल्स की जो होती है उसकी परवाह नहीं की जाती कि मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो। वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है उनकी जो सिंथेसिस होती है, मतलब उनकी जो अमाउंट होती है उसको बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाता है, ताकि हर वक्त न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे ही कोई भी ऐसे पैथोजन आता है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो शॉर्ट है, फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, वो क्या कर लेंगी, न्यूट्रलाइज कर लेंगी और इस तरह से क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब वो पैथोजन जिनका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि नो नीड प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, टाइम लगता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को, सॉरी, इफेक्टर टी सेल्स को कन्वर्ट होने में, मेमोरी सेल्स को इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट होने में 3 दिन का टाइम लगता है। तो पहले से क्या होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो सारे जो जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो वही वैसा ही काम होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, वो होता है शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। तो यहाँ पर मेक श्योर किया जाता है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पहले से बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो। उनका काम ही ये होता है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस कर देना, उनकी प्रोडक्शन को। और जो ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ वाली जो वैक्सीन्स होती हैं इनको बार बार दिया जाता है, यानी कि इनकी काफ़ी डोज दी जाती है, 2 से 3 डोज दी जाती हैं। जबकि लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड में ये होता है कि अगर एक डोज दे दी है, मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो गए, तो वो सही है, वेल एंड गुड है।
उसके लिए उसको बार-बार देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं, इनकी जो डोज़ होती है, उसको देना ज़रूरी होता है। तो इसलिए इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो वैक्सीन डेवलपमेंट में एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इंक्यूबेशन की बेस पर ही वैक्सीन्स को डिज़ाइन किया जाता है।